जय भारत साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा वर्तमान भारतीय राजनीति पर। क्योंकि आज जिस तरह से बहुत चालाकी से लोकतंत्र को राजतंत्र में, जातिवाद में, परिवारवाद में बांधने की जो साजिश हो रही है, ऐसे में हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि आपको राजनीति में रुचि रखनी पड़ेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सामने निकल कर आना पड़ेगा जो लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं खतरनाक है। सरकार इस बात को मान चुकी है कि 60 वर्ष का, 55 वर्ष का, 65 वर्ष का व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, उसका दिल दिमाग काम नहीं करता है, शरीर काम नहीं करता है, तो फिर क्यों न एक और कानून बनाया जाए और उसमें जो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में जो लोग जाने वाले हैं, जो जाते हैं, जो जिनकी आयु 80-85 साल तक है, वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। जब आप मान लेते हैं 55 वर्ष के बाद दिल दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता है, तो वो 90 वर्ष वाले, 80 वर्ष वाले, 70 वर्ष वाले लोग वहाँ कर क्या रहे हैं। उन सब की छुट्टी करिए। और अब भारत का युवा मांग कर रहा है कि भारत के युवा को अब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा भेजिए और अब भारत का युवा देश चलाएगा। आप आराम करिए, अब आप पेंशन लीजिए। आप तो पेंशन काट रहे हैं ना लोगों की, हम आपको पेंशन भी देंगे। साथियों, आप लोग भारत में बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को जानते होंगे और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र को बचाने की बात करती हैं। उनमें से कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो खुद को भारतीय संविधान बचाने वाला, भारतीय संविधान का संरक्षक समझती हैं। लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों के सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन पार्टियों में लोकतंत्र का घोर अभाव है। साथियों, लोकतंत्र भारत में जब एक ही परिवार के लोग, किसी राजनीतिक पार्टी में एक ही परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उस जाति विशेष के लोग जब काबिज होंगे तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं रहेगा। अब मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार, दो स्टेटों की बात करूँगा और कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियों की। चूँकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का ना तो मैं समर्थक हूँ और ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोधी हूँ, मैं सिर्फ विरोधी हूँ तो उनके विचारों का और उनका जो लोकतंत्र को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का मैं विरोध करता हूँ, उनकी गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। तो ऐसी ही एक पार्टी उत्तर प्रदेश में है जो खुद को समाजवादी पार्टी कहती है और जब देखिए तब पूरे प्रदेश में खुद को MY समीकरण के तहत स्थापित करने का प्रयास करती है। पूरे OBC समाज का वोट लेकर के वो सत्ता में भी आए और सत्ता में आने के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाद हमारे जो बेटे हैं वो हमारी राजनीतिक विरासत को आगे ना ले जाएं, यहीं हमारी राजनीतिक विरासत ठप ना हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने पार्टी के जो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया पूरी पार्टी को, ऐसे लोगों को तवज्जो ना दे करके अपने पुत्र को, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि अखिलेश यादव योग्य नहीं थे, लेकिन हो सकता है अखिलेश यादव से योग्य व्यक्ति भी पार्टी में हों, इनसे ज़्यादा समर्पित लोग भी हों, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय पुत्र मोह में पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया और उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसको आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट था उसको भी आप लोग देख रहे होंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष आप अपने समाज से बनाएंगे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से बनाएंगे, रिश्तेदारों को बनाएंगे आप, तो अदर समाज के लोग आपके साथ आखिर क्यों जुड़ेंगे और कब तक जुड़ेंगे। आप कब तक किसी को लॉलीपॉप दे करके उसका वोट ले सकते हैं।
आपको वोट सबका चाहिए, और जब आप उसको प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, उसको जब सीटें देने की बात आती है, जब उसको मंत्रिमंडल में जब जगह देने की बात आती है, तब आपको अपना परिवार, अपनी जात, अपने रिश्तेदार दिखते हैं। तो इस तरह से साहब लोकतंत्र बहुत ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेगा, और आपकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिन इस तरह से नहीं चलने वाली हैं। कमोबेश इसी तरह से एक दूसरी पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मायावती जी हैं। माननीय मायावती जी को भी आप लोग देखिए, उन्होंने वोट लिया बहुजन समाज का और मुख्यमंत्री बनी वो कई बार। उसके बाद धीरे धीरे पार्टी को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से क्या कर दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मतलब वो पार्टी के संस्थापक जिनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी, उसको इतनी भागीदारी हटा करके अब एक सिस्टम उसमें पार्टी में लागू हो गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसको इतनी भागीदारी। इस ढर्रे पर काम हो रहा है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? अपने भतीजे को उन्होंने बना दिया, जबकि पार्टी में बहुत से ऐसे काबिल लोग थे जिनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता था। लेकिन उनको भी कहीं न कहीं ये सता रहा है मायावती जी को कि हमारे बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार के लोग इस राज्य सत्ता से बहुत दूर चले जाएं, और इसलिए उन्होंने परिवार मोह उनका जो है वो आड़े आया। और उनकी पार्टी की हालत भी आप लोग देख सकते हैं। यही गलती कहीं न कहीं बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी से हुई थी। किन्हीं कारणों से जब उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग देना पड़ा और दूसरे मुख्यमंत्री को बनाने का नंबर आया, तो उनकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे काबिल लोग थे जिनको वो मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जिनको शायद अपना साइन करने में भी करीब 36 सेकंड का समय लगता है। और पार्टी में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था पार्टी को। ऐसे लोगों को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। जब आप अपने साथियों का, सहयोगी साथियों का, जो आपके लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, न्यौछावर करते हैं, ऐसे लोगों को जब आप तवज्जो नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, तो आप धीरे धीरे पतन की ओर जाते हैं, विनाश की ओर जाते हैं। यही हाल है उत्तर प्रदेश में भाजपा का। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज का वोट पाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनके नाम पर चुनाव लड़ा। जब 300 से अधिक विधायक जब जीत करके आ जाती है भाजपा, तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये मंथन करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। और मंथन विचार करते करते इनको इतना समय लग जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री और आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये भी वैसे ही धोखा दे रहे हैं जनता को कि वोट लेंगे किसी और के नाम पे। वोट लेने के समय पिछड़ा समाज का व्यक्ति चाहिए, और जब कुर्सी देने की बारी आती है तभी अगड़े व्यक्ति की तलाश करते हैं। तो ऐसा धोखा आप समाज को, देश को कितने बार दे सकते हैं आप? एक बार, 2 बार, उसके बाद जनता जागरूक हो गई है, जनता समझती है, जनता सब समझ रही है। उसके बाद आपकी हालत दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या हुई है सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आगे आने वाले प्रदेशों में जहाँ चुनाव होगा वहाँ भी जनता इसका जवाब देगी। झारखंड में भी आप देख लीजिए, बिहार का नंबर है फ़िलहाल, तो बिहार और बंगाल का। साथियों, एक और चीज़ राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण है आजकल, आप लोग देखते होंगे कि जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें एक आयु सीमा रखी जाती है। 60 साल, 65 साल, 55 साल में आपको रिटायर्ड होना है, और ज़बरदस्ती रिटायर्ड होना है। आप यदि काम करने वाले हैं भी तो भी आपको रिटायर्ड किया जाता है, इसलिए क्योंकि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति का शरीर और व्यक्ति का दिमाग इस काबिल नहीं होता है, इस लायक नहीं होता है कि वो काम कर सके। ऐसा सरकार मानती है, सरकार में बैठे लोग मानते हैं। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ, लेकिन जब
सरकार इस बात को मान चुकी है कि 60 वर्ष का, 55 वर्ष का, 65 वर्ष का व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, उसका दिल दिमाग काम नहीं करता है, शरीर काम नहीं करता है, तो फिर क्यों न एक और कानून बनाया जाए और उसमें जो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में जो लोग जाने वाले हैं, जो जाते हैं, जो जिनकी आयु 80-85 साल तक है, वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। जब आप मान लेते हैं 55 वर्ष के बाद दिल दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता है, तो वो 90 वर्ष वाले, 80 वर्ष वाले, 70 वर्ष वाले लोग वहाँ कर क्या रहे हैं। उन सब की छुट्टी करिए। और अब भारत का युवा मांग कर रहा है कि भारत के युवा को अब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा भेजिए और अब भारत का युवा देश चलाएगा। आप आराम करिए, अब आप पेंशन लीजिए। आप तो पेंशन काट रहे हैं ना लोगों की, हम आपको पेंशन भी देंगे। आप आइए और आप आराम करिए, क्योंकि आपका दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद। साथियों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक। साथियों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल वीरेंद्र मौर्य सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भारत।